हेलो दोस्तों, मैं आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। और इससे पहले जो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर जो है अध्ययन कराया जा चुका है। साथ ही साथ उसका एमसीक्यू कराया जा चुका है। तो अब जो है हम अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ठीक है, इसमें कैसे कैसे पड़ताल हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे शब्दावलियाँ बदली गई। ठीक है ना, कई पांडुलिपियाँ क्या हुई, पांडुलिपियों के साथ साथ जो है दस्तावेज क्या हुए, और कैसे कैसे जो है एक ही चीज़ की जो है प्रतिलिपियाँ कैसे तैयार कर दी गई कि एक ही चीज़ का अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता गया। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अब ये जो है हम पार्ट 2 की शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ने वाले नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे तैयार हुए। देखिए, सन 700 और 1750 के बीच हजार वर्षों का परिवर्तन इतिहासकारों आगे बढ़ी चुनौती रखता है। अब इसमें क्या हुआ, अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखिए, 700 से लेकर 1750 मतलब हजारों 1050 साल के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होने को देखा गया, क्या क्या परिवर्तन मिला, इसके बारे में देखते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग समय में क्या हुई, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो हुई अलग अलग आती गई, अलग अलग तौर तरीके होते गए, अलग अलग स्टाइल्स आते गए। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का परिवर्तन देखने को मिला। जैसे सिंचाई में रहट, यदि पुराने समय में क्या होती थी, सिंचाई के लिए रहट का यूज़ करते थे। कताई में चरखे का, यदि सूत की कताई की जाती थी तो चरखा होता था। और युद्ध में आग्नेयास्त्रों जैसे बारूद भरे वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और ये सारी चीज़ें जो है नई टेक्नोलॉजी जो है और फसलें उन लोगों के साथ है जो विचार भी लेकर आए थे। मतलब जो लोग जो थे, जो विदेशी हमारे यहाँ आए, यात्रा करने आए, जो कुछ जानने के लिए आए, सीखने के लिए आए, वे सारी चीज़ें जो हैं क्या पे अपने साथ लेकर के आते गए। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। देखिए, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक साथ से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। लोग जो थे जिज्ञासु हो चुके थे, वह एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे, एक दूसरे तक जाना चाहते थे और कुछ लाभ कमाना चाहते थे। साथ ही साथ जो है कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते थे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान कैसा है। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे थे। ठीक ना, मतलब लोग जो थे अकेले नहीं जाते थे, वह झुंड बना करके एक साथ जाया करते थे कि कहीं जो है हम लोग क्या हो जाए, कहीं भूल ना जाए, या किसी के द्वारा जो है शिकारी ना लिए जाए, किसी के द्वारा लूट ना लिए जाए। तो इसलिए वह क्या होते थे, एक साथ जाया करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और ठीक ना अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। मैंने पहले ही कहा कि वो लोग क्या करते थे, लाभ के लिए और धनी होना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। अब राजपूत जो है, राजपूत कोई भी हो सकता था। राजपूत वह हो सकता था जिनका एक क्या होता था, युद्ध में अपनी पावर दिखाने की क्षमता रखते थे, युद्ध में जो था ठीक ना लड़ने की क्षमता रखते थे। ठीक ना, वह एक कास्टिज्म ना होकर के, वह एक कोई विशेष समुदाय ना होकर के, ठीक ना, राजपूत वह होता था जिनका क्या होता था, जिसका नाम राजा का पुत्र हुआ करता था। और वह राजा किसी भी वर्ग का हो। ठीक ना, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का क्या करते थे, दावा करते थे। राजपूत शब्द का अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं था, बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं से सेवारत थे। अब देखते हैं कि कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और भक्ति थी, गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, ठीक है, और कायस्थ। कौन थे, कायस्थ। मतलब देखिए यहाँ पे अवसरों का लाभ उठाने मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य रूप से देखा जाए तो। अब देखिए कायस्थ किन के लिए यूज किया गया, तो मुख्य रूप से यदि बात कर लेंगे तो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति के लोगों को क्या कहा गया, कायस्थ कहा गया है। आदि समूहों ने भी उठाया।
ये राजपूत के लिए जो है प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कह रहा है कि एक ही वर्ग के लोग नहीं थे। अब देखिए पर्यावास, पर्यावास का तात्पर्य क्या है? किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। पर्यावास क्या होता है? तो एक विशेष स्थान पर रहने वाले, ठीक ना, लोग, ठीक ना, जो पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, उसी के लिए पर्यावास का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेंगे उस समय दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरी तौर पर हो रहा था। यहाँ पे देखते हैं पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। करें कि कुछ और वनवासी लोग जो थे, वन में निवास करने वाले जो लोग थे, वह जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब जब कृषक बन गए तो यह कृषक के जो नए समूह क्षेत्र की बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। क्योंकि कृषक जब बन गए तो ये सारी चीज़ों से जो है ये प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जो कृषक बन गए उन्हें क्या होते थे? उन्हें टैक्स देना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी भी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप होता क्या? किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। हुआ क्या कि परिणाम रिजल्ट क्या आया कि किसान जो थे, किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। पैसे के लेकर के भी और साथ ही साथ जो है समाज में अंतर, समाज में लेकर के समाज के रहन सहन, ठीक ना, खान पान, बोलचाल की भाषा, ठीक ना, बैठने उठने की, ये सारी चीज़ों में देखने अंतर मिलने लगा। अब कैसे अंतर देखना? कुछ के पास जो थी ज़्यादा ज़मीन, कुछ लोग मवेशी पालते थे और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। क्योंकि कोई भी जाति जो है जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें समाज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कुछ बड़े लोग होंगे, कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, कुछ सामाजिक रूप से परिवर्तन मजबूत हो जाएंगे। तो वह जो है एक अपने लेवल का जो है अपना लेवल बनाना शुरू कर देंगे, एक ऐसा वर्ग बनाना शुरू कर देंगे। तब जब आप एक वर्ग बनाना शुरू कर देंगे तो आप जो होंगे उनसे थोड़ा सा अंतर होगा तो आपको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो वही कह रहा है कि जब बढ़ने लगे तो लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। ठीक ना? यदि हम समाज में देखते हैं कि यदि हमारे यहाँ राजनीति की बात कर लेंगे तो राजनीति में आप देखते हैं कि यदि समाज के अंतर्गत वो जो चाहे कोई भी कास्टिज्म हो, ठीक है, कोई भी कास्टिज्म हो, तो हम उसको जो है एक अच्छे तौर तरीके से और अच्छे स्थान पर बैठने की विषय करते हैं, ठीक है। लेकिन वही जो है यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को देखते हैं, वो चाहे किसी भी कास्टिज्म से है, तो उसको हम क्या करते हैं? हीन भावना से देखते हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है समय समय के साथ क्या होती रहती थी? बदलती रहती थी। और दर्जे भी क्या होते जाते थे? बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी। नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करती थी और इसके इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है, जातीय पंचायत। तो यहाँ पे हमने देखा कि जातीय पंचायत क्या हुई? जातीय पंचायत किसके द्वारा की जाती थी? तो जातीय पंचायत जो होती है बड़े बुजुर्गों के द्वारा करती जाती थी। और जब बड़े बुजुर्ग जो नियम बना देते थे, कैसे रहन सहन है हमारे, क्या है, जैसे मान लीजिए कि पहले शादी गाँव में क्या होती थी? शादी विवाह होती थी। तो शादी विवाह में क्या बोलते थे? शायद उसको लोग बुझनी बोलते थे। मतलब लोग जो है हुक्का पानी करते थे और उसके साथ जो है बैठते थे और कैसे जो है लोगों के बीच एक दूसरे के पास पड़ोसियों के साथ कैसे खान पान करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक नियम बनाते थे और उसके साथ जो होता है ये सारी चीज़ें पालन की जाती थी। लेकिन जातियों को अपने निवासों के गाँवों का रिवाजों का पालन करना पड़ता था। साथ ही साथ क्या होता था कि इसके अलावा कई गाँव के मुखियाओं को, ठीक ना, इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का क्या होता था? शासन होता था। और कई गांवों पर जब मुखिया का शासन होता था और वही मिल मिला करके वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई क्या करते थे? बनाते थे। कोई एक राज्य की छोटी हिस्सा बन जाते थे और एक ही मुखिया पर एक मुखिया होता था और कई गाँवों पर क्या करता था? अपना शासन करता था।
अब देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। आप जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए यदि बात कर लेंगे क्षेत्र और साम्राज्य की, तो यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य, हमने बताया था कि चोल, चेर और पांड्य जो थे भारत के, है ना, दक्षिणी भारत के क्या थे, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। ये बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तो वही कह रहे हैं कि चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। यदि बात कर ले हम दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो अब इसका शासनकाल कब से रहा, तो 1266 से 1287 तक। गयासुद्दीन, दिल्ली के सुल्तान कौन, गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो पूर्व में, अब कहाँ का शासक वो था, बताया गया है कि पूर्व में बंगाल, जिसको पुराना नाम क्या था, गौंड, बंगाल का पुराना नाम क्या था, गौंड, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, अफगानिस्तान में क्या पड़ता है, गजनी पड़ता है, जिसको गज्जन तक फैला हुआ था। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन क्या बन रहा है कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासन कब से कब तक रहा, तो 1266 से 1287 के बीच था। इसका जो साम्राज्य फैला था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो साम्राज्य जो था इसका वह बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी वाले हिस्से तक फैला हुआ था। गजनी को गज्जन और बंगाल का पुराना नाम क्या था, गौंड था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रविड़ भी आ जाता था, गौंड मतलब बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, ठीक ना। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक मानचित्र हमारा है हमारे पास, जो मिस्र की शिहाबुद्दीन उमरीद द्वारा रचित है यह, और मसालिक अल बसर, जिसका नाम क्या है, मसालिक अल बसर, ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत कौन कौन से, आइए देखते हैं। यहाँ से देखते हैं कि हम पूरा ये हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा देखा जाए यदि, साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम हिस्सा देखते हैं ये वाला, अरब सागर के अंतर्गत आए, तो ये देखिए पूरा हिस्सा जो है ये वाला, यह जो है बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक, ठीक ना, क्या है कि जो हमारा मोहम्मद तुगलक हैं, ये उनके दिल्ली सल्तनत में के पूरे हिस्से में जो है उनके राज्यकाज के अंतर्गत जो है ये पूरा भारत का साम्राज्य आता था। मतलब देखिए भारत के अंदर, मतलब उनके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन कौन से हिस्से आते थे, आइए देखते हैं। देखिए सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, मालवा, जाजनगर, बखलौती, बिहार, अवध, कड़ा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वारण और माबार, ये सारे जो हैं, इतने सारे हिस्से जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के और साम्राज्य वाले क्षेत्र में आते थे। बात कर ले भाषा तथा क्षेत्र की। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने यह बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में है। तेलंगानी की बात कर लेंगे तो आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माओवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। अमीर खुसरो ने क्या बताया कि संस्कृत जो है किसी एक क्षेत्र की विशेष भाषा नहीं है,
बल्कि क्या है, विशेष भाषा ना होकर के यह एक प्राचीन भाषा है। क्या है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसमें केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। जबकि उन्होंने देखा कि बाकी जो भाषाएं हैं वह अलग अलग राज्यों में, जैसे गोंडी बंगाल में बोला गया, ठीक है ना, गुजराती गुजरात में बोला गया, तो ये सारी भाषाएं अलग अलग भाषाओं में बोली जाएगी। लेकिन एक और भाषा संस्कृत थी जिसको अमरीक खुसरो ने कहा कि यह भाषा केवल कौन जानते थे, ब्राह्मण जानते थे। अब देखिए, जब शासनकाल हुआ करता था तो लड़ाइयाँ होती थी, और लड़ाइयों के शासन में देखा गया है कि कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला करते और विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। लेकिन यह विशाल साम्राज्य क्या था, अस्थायी नहीं था, क्योंकि वह बार बार क्या करते रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे। यदि बात करें हम खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, तो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। इसके बाद हुआ क्या कि जो क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से सर्वस्थिति साम्राज्यों का शासन चल रहा था, क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई कई छोटे राज्यों का शासन चलता रहा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि खिलजी और मुगल वंश के शासन का जो पतन होने था वह 18वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। यदि बात कर ले इतिहास, जिन हम 1000 सालों के बारे में पड़ताल कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी क्या हुआ, बड़े परिवर्तन देखने को मिले। जैसे दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पे होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में संबंधित होती थी। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार दलता गया, वैसे वैसे आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। दिया है यहाँ पे कि जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार, जैसे जैसे आपका समुदाय में क्या है, सांसारिक जो है क्या होगा, सामाजिक संसार बदलाव होता जाएगा, वैसे वैसे आस्थाएं भी क्या होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में बहुत बदलाव आए। जैसे इन परिवर्तनों में से देखिए कह रहे कि इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, इन बढ़ती सत्ता आदि, ये सारी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे देवी देवताओं की भी संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। और साथ ही साथ जो है राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ। अब जब राजा का निर्माण, मंदिर का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का भी महत्व क्या होता गया, बढ़ता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि एक विशेष भाषा थी और यह विशेष भाषा केवल एक ही व्यक्ति जानते थे और वह होते थे ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण जानते थे तो इन ब्राह्मणों जो थे, ये पुरोहित जो थे, इनकी क्या होती थी, बहुत ही महत्व बढ़ती गई और ब्राह्मणों का आदर धीरे धीरे बढ़ता गया। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया, क्योंकि इनका संरक्षण होता था, क्योंकि ये भाषा को जानते थे और संस्कृत भाषा को जानते थे, और संस्कृत भाषा के जानने के साथ साथ जो थे इनका लोग सम्मान करते थे और साथ ही साथ संरक्षक करते थे। तो संरक्षण करने की वजह से इनका क्या हो गया, इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा जो है धीरे धीरे समाज में बढ़ती गई। देखिए, ये बात कर लेंगे कि यह वही युग था जिसमें एक उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ मुस्लिमों का पवित्र पुस्तक, तो कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो भारत में कुरान जो है कब आया, तो 7वीं सदी में आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन यह ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मतलब कुरान शरीफ मानने का मतलब ये हुआ कि वह मानते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर की ही हम बातों को क्या करते हैं, मानते हैं, जिसमें प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मतलब ये पवित्र ग्रंथ क्या कहती है कि जिस इंसान के अंदर प्रेम, करुणा और उदारता हो, तो अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वो कोई भी पृष्ठभूमि से, चाहे वह क्यों ना, ठीक ना, फकीर पृष्ठभूमि से हो या जो है किसी पृष्ठभूमि से हो, उसको क्या करता है, गले लगाता है। साथ ही साथ देखेंगे कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को, ठीक ना, कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं, ठीक ना। कई शासक क्या है, उलेमा है, जो क्या करता है, कुरान की पवित्र कुरान पुस्तक को भली भांति
को जानता है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, शासक संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, ठीक ना। अब यदि बात कर लें कि देखिए जो मुसलमान है तो मुसलमानों के अंतर्गत जो है तो फिरके हुए, कितने हुए, दो, एक शिया और एक सुन्नी। जब हजरत मोहम्मद साहब का, ठीक ना, डेथ हो गई तो वो जो थे दो हिस्सों में बढ़ गया, एक शिया और एक सुन्नी में बढ़ गया। जैसे आप देखे होंगे हीनयान, महायान, ठीक ना, श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों में। तो वैसे ही जो है जब मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो उस समय जो है मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए, एक शिया और एक सुन्नी में बढ़ गया। तो देखिए शिया, मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद, पैगंबर साहब के दामाद कौन थे, मोहम्मद अली थे, ठीक ना, अली थे, और मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते। खलीफा कौन थे, तो खलीफा वह हुआ करते थे जो मोहम्मद साहब के साथ रहा करते थे और उनकी बातों को, मतलब मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते थे, खलीफा। तो जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो जो उनके अनुयायी थे, तो उस उनके अनुयायी जो धर्म का नेतृत्व करने लगे उनको क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। और आगे भी ऐसी परंपरा चलती रही। बात करते कि 19वीं सदी के मध्य में, जब 19वीं सदी चल रही थी उसके मध्य में इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। हिंदू, ठीक ना, सर, इतिहास को तीन युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो हमने देखा कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में कब बांटा, तो वह बांटा था 19वीं सदी में। और कौन कौन से युग बांट दिया था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे कि यदि हम जो इस समय पढ़ेंगे इतिहास, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म विकास और यूरोप के व्यापारियों, कंपनियों आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। किसके बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब यदि बात कर ले हम कि मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, ठीक ना। मध्यकाल रूढ़िवादी था। मध्यकाल कैसा था, रूढ़िवादी था, और इसी दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, ठीक ना, परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन वह मध्यकाल जो था वह रूढ़िवादिता का काल रहा।